तो इस उसी वक्त में आप विशालाक्षी का कंस्ट्रक्शन हुआ शुरू हुआ 99 में 2 साल हुए। 2 साल में वो किया। उसका क्या स्टोरी है? इट इज़ ऑल्सो देयर इन अमर चित्र कथा। वी ऑल बहुत सारी स्टोरीज है वो विशालाक्षी मंडप में। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं विशालाक्षी मंडप का इंचार्ज हूँ। अच्छा, यू आर केमिकल इंजीनियर? केमिकल इंजीनियर। मैं तभी आश्रम का एडमिनिस्ट्रेटर था। तो बिल्डिंग बन रही है तो मेरा जॉब था कि उनको जो सर्विसेज वगैरह चाहिए वो मैं पहुंचा दूँ। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कहाँ से पॉइंट लेना, पानी चाहिए तो कहाँ से पॉइंट लेना, रास्ता बनाना तो कहाँ से बनाना, कैसे करना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए मैं हूँ। कंस्ट्रक्शन में तो मेरा कोई रोल नहीं है। बस वो रूल एक ऐसा बना था कि आश्रम एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो मैं वो बिल को अप्रूव करूँगा। तो पहले 1-2 बिल्स आए तो मेरे हिसाब से वो कैलकुलेशन मैंने देखा तो वो ठीक नहीं था। तो फिर मैंने रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर बोले कि नहीं अभी आगे से तुम ही अप्रूव करोगे। तो फिर एक एक बिल चेक करना शुरू किया। तो वो भी बस वो चेक करने के लिए कि कैलकुलेशन ठीक है कि अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया लगा के वो सब करने लगा। फिर 3-4 महीने का कंस्ट्रक्शन हुआ तो एक बड़ा सा मिस्टेक हो गया। इधर एक कॉलम एक्स्ट्रा बन गया। कॉलम एक्स्ट्रा बन गया? हाँ 3, और स्टेज के एकदम सामने। अच्छा। तो गुरुजी बोले स्टेज के सामने तो कोई कॉलम हो नहीं सकता एकदम बीच में। तो सबको डांट लगा ये कैसा डिज़ाइन बनाया। वो दोनों ओपन स्पेस साइड में है तो स्टेज सामने गुरुजी अगर रहेंगे तो सामने देखेंगे तो कोई ये नहीं है। तो सबको डांट लगाई, आर्किटेक्ट को, सबको। फिर मैं भी खड़ा था सुन रहा था। फिर अचानक मेरे पास देख के बोलते हैं कि तू क्या कर रहा था, तू तो बिल्डिंग का इंचार्ज है। तो मैं तो सोचा कि मैं कब इंचार्ज बना, मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर जब गुरुजी ऐसा बोले इंचार्ज है, हाँ, तो फिर मैं थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेने लगा, डिज़ाइन स्टडी करने लगा, क्या थोड़ा सीखा भी, सुना भी। फिर एक एक करते वो कॉलम तो किसी तरह हमने साइड में 2 कॉलम बना के वो कॉलम को निकाल दिया। तो वो सब हुआ। फिर धीरे 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 इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। इसका जो फंड्स है नहीं, विशालाक्षी मंडप का तो एक डिवोटी नहीं मनु मखीजा करके है। उधर दोनों साइड में बोर्ड भी लगे हुए हैं। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, तो उनके नाम से हुआ है। तो मनु मखीजा 2-3 बार गुरुजी को बोले तो गुरुजी बोले हाँ ठीक है देखते हैं। तो एक दिन उन्होंने आर्किटेक्ट को लाके खड़ा कर दिया, एक डिज़ाइन लेके आया। तो फिर गुरुजी बोले नहीं मेरे को तो ऐसा चाहिए। देन गुरुजी ओपन अप, फिर धीरे धीरे बनता गया। एंड मनु मखीजा की टुक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट। उसमें किसी और का ये नहीं है। वेरी नाइस। सो दिस इज एम्फीथिएटर। नॉट मेनी पीपल नो अबाउट। ये डिज़ाइन जो है विशालाक्षी मंडप का किसने बनाया है? ये डिज़ाइन तो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो गुरुजी का ही है। अच्छा, कैसे बना? गुरुजी तो बोले कि फर्स्ट जो पहली बार आर्किटेक्ट आए थे तो गुरुजी बोले कि सुमेरु मंडप है वैसा बनाना है। सुमेरु मंडप बीच में खाली है, ओपन टू स्काई है, तो बीच में मेरे को एक डोम चाहिए ताकि वो पूरा की पूरा हॉल हम यूज़ कर सके। तो वो जब आर्किटेक्ट बना के लाया कॉन्सेप्ट तो बोले 1 फ्लोर नहीं 3 फ्लोर करते हैं और रिड्यूसिंग फ्लोर। तो अगली बार 3 फ्लोर रिड्यूसिंग फ्लोर बनाया। वो लेके आया। तो फिर गुरुजी ऐसा करते हैं ना 5 फ्लोर का कर देते हैं। तो फिर वो 5 फ्लोर का डिज़ाइन बना, सब किया। फिर हमने एक एक्सकवेशन वगैरह शुरू किया। तो फिर गुरुजी देखे कि कितना सारा एक्सकवेशन हुआ और फिर बाद में वो सब एक्सकवेशन को फिल करने वाले थे। अच्छा। तो गुरुजी बोले नहीं वो फिल मत करो, उधर फिर हम बेसमेंट्स बनाएंगे। तो फिर ये बेसमेंट्स बाद में बने, ये ओरिजिनल डिज़ाइन में नहीं था। वो आगे 6 महीने के बाद जो भी है टाइम के बाद। तो वो जैसे जैसे चेंजेस होते गए वैसा वैसा प्रोजेक्ट भी डिले होता गया क्योंकि फिटिंग फिर थोड़ा कुछ फिटिंग थोड़ा नीचे भी जाना पड़ा जो ओरिजिनल प्लान था उससे। तो ऐसा करते 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 वो पूरा बना। हाँ बना, एक एक बिल्डिंग बनी। फिर गुरुजी के साथ काम करना, गुरुजी बहुत स्पॉन्टेनियस है। उनके आइडियाज़ चेंज होती है। वो नया कोई आइडिया आया तो वो बोलते ऐसा भी करो, वैसा भी करो, ऐसा भी करो। तो वो सब हैंडल करना। ये पूरे समय में कुछ आपके याद है जब तक आप आश्रम एडमिन थे कि कभी कभी 1-2 इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी लगता है, ऐसा लगता है ओ ही इज़ गुरुदेव, दिस इज समथिंग मिराकुलस, ऐसे कुछ उस समय के इंस्टेंसेस याद है? तो अपने सुंदर मूर्ति जी है ना पंडित, तो वो तभी आश्रम में रहते नहीं थे। वो नवरात्रि के लिए पूजा करने के लिए आते थे और चले जाते थे। तो गुरुजी जर्मनी में थे और मेरे को खबर मिली कि ही लॉस्ट हिज वॉइस। सुंदर मूर्ति जी? हाँ, अच्छा, ही लॉस्ट हिज वॉइस कैसे पता नहीं। तो वो कोयम्बतूर में, चेन्नई में सब जगह डॉक्टर्स का टेस्ट कराए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो 15-20 दिन बीत गए और फिर गुरुजी जर्मनी से आए। तो ही एंटर्ड द आश्रम। उन दिनों डायरेक्ट जर्मनी की फ़्लाइट नहीं थी, बॉम्बे में लैंड होते थे। फिर बॉम्बे से एक दिन रह के शाम को, नेक्स्ट डे शाम को गुरुजी आते थे। तो लगभग 8-8:30 बजे गुरुजी पुरानी शक्ति कुटीर में एंटर किए। 5 मिनट के बाद सुंदर मूर्ति जी आए। तो वो आए, इतना बड़ा फाइल लेके आया गुरुजी को एक्सप्लेन करने के लिए। आवाज़ तो कुछ निकल नहीं रही है। तो फाइल दे दिया गुरुजी को, गुरुजी ने फाइल लिया, ऐसा कर लिया। तो गुरुजी उनके पास, और मैं पीछे बैठा हूँ, बीच में सुंदर मूर्ति जी, आगे गुरुजी बैठे एक दूसरे के आमने सामने। तो गुरुजी उनको देख के बोलते हैं, उनको पहले इधर पास में बुलाया, सामने से इधर पास में बुलाया। फिर उनको बोले हाँ आवाज़ निकालो। और मेरे मन में ये सोच रहे थे ये तो डॉक्टर सब करा चुके होंगे, पहली बार थोड़ी हो रहा है, 15 दिन में तो इतना चेकअप में इतना सब कुछ कराया होगा, गुरुजी कैसे फिर से वही कराने के लिए। तो सुंदर मूर्ति जी मुँह खुल गया,
कोई आवाज़ नहीं। मैं बोला देखो ऐसे ही तो होने वाला है, और क्या होने वाला है। तो गुरुजी फिर बोले हाँ बोलो। मैं बोला अभी एक बार तो हो गया ना, बार बार क्या करना है, मन में यही सोच रहा हूँ। हाँ, तो सुंदर मूर्ति जी फिर ऐसा कोई आवाज़ नहीं निकल रहा। तो ये 4-5 बार हो गया। फिर गुरुजी बोलते अभी राम बोलो। मैं बोला हाँ नहीं निकल रहा है, ये राम निकालने की बात हो रही है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी क्या होने वाला पता नहीं, ये तो है ना, डॉक्टर्स ने सब चेकअप कर लिया, सब कुछ हो गया। तो सुंदर मूर्ति फिर, और फिर ऐसा 4-5 बार होने के बाद एक हल्का सा आवाज़ निकला आ। तो गुरुजी बोले आ बोलो बोलो राम बोलो राम बोलो। तो वो धीरे धीरे आ जो बढ़ गया। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, सब हो गया। उसके बाद मैं गुरुजी को देख रहा हूँ कि ठीक इतना आवाज़ निकल गया, इससे ज़्यादा और क्या निकलेगा, अभी कुछ नहीं निकलेगा। तो अचानक मैंने देखा कि गुरुजी का चेहरा है ना, जो नॉर्मल चेहरा है, वो एटलीस्ट 2 से 3 टाइम ज़्यादा बड़ा हो गया। और गुरुजी के चेहरे पे एक एकदम वाइट लाइट थी, और उनकी आंखें में एक सौम्यता भी थी, एट द सेम टाइम एक फियर्सनेस भी था। वो दोनों एक साथ दिख रहे थे आंखें में। और फिर गुरुजी सुंदर मूर्ति जी के पास मुड़ के ऐसा देखते, मैंने बोला ना राम बोलो, एक जेंटलनेस भी था और एक फोर्स भी था उसमें। और सुंदर मूर्ति जी ऐसा गुरुजी को देखकर बोले राम। और वो खड़े हुए और अगले 5 मिनट तक अपने जितने भी मंत्र बोलते थे ना, सब बोलने लगे। तो ये 15 मिनट में ये खेल हुआ। गुरुजी वो फिर मंत्र उच्चारण करने लगे, तो गुरुजी आंखें बंद करके बैठे। फिर धीरे धीरे 15 मिनट में वो चेहरा नॉर्मल हुआ, सब कुछ हुआ। और इतना सब चेकअप करके ट्रीटमेंट कराने के बाद कुछ नहीं हुआ। वो मैंने देखा कि 15 मिनट में गुरुजी ने ऐसा किया। पुराना आश्रम था, बन रहा था, तो कई सारे चैलेंजेस होते होंगे। ये विशालाक्षी मंडप के टाइम थोड़ा सा हुआ कि एक तो केमिकल इंजीनियरिंग हूँ, सिविल इंजीनियरिंग आती नहीं है। हाँ। फिर गुरुजी इतना स्पॉन्टेनियस है, हर टाइम पे अपना अपना आइडियाज़ बदलते हैं। और फिर सिर्फ गुरुजी जी के आइडियाज़ नहीं, इतने सारे आश्रम में विजिटर्स आते थे, सबकी अपनी अपनी आइडिया होती थी। कुछ आइडिया अच्छी होती थी, वो इम्प्लीमेंट कर देते, बट कुछ आइडिया, हाँ कुछ आइडिया वो नहीं हुआ कि हमारे को बोलते थे। तो मैं कुछ लोगों को बोलता था कि ये काम नहीं हो सकता, कि ये पॉसिबल नहीं है। और कुछ आइडियाज़ अच्छा होती थी, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करना तो 6 महीने वापस पीछे जाओ, फिर से काम करो। तो ये सब कैसे करे, कहाँ उसको फुल स्टॉप का लगाए, कहाँ उसको कॉमा लगाए। तो मैं कुछ लोगों को ऐसा बोल देता था कि ये होने वाला नहीं है। फिर वो गुरुजी जब आते थे, गुरुजी को जाके कंप्लेंट करते थे कि ये लड़का सुनता नहीं है। फिर गुरुजी बोलेंगे नहीं सुनो, वो आइडिया अच्छी है, करो। मैं पूछता था गुरु नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, गुरुजी ऐसा बोलते थे। तो एक टाइम के बाद वो एक बढ़ गया कि ये लोगों को बोलने के बाद भी ये गुरुजी के पास जा रहे हैं, ये सब क्यास क्रिएट कर रहे हैं। और फिर मैं यही सोचा कि मेरी तो है नहीं कैपेबिलिटी ये सब करने की। और वो प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह का अगर कोई इंचार्ज हो तो यू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर लिटिल लेटर, फर्स्ट प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो मेरे मन में वो भी था कि अरे ये तो कैपेबिलिटी है ही नहीं करना। तो मैं गया गुरुजी के पास, गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे से तो ये होता नहीं, आप किसी और को सेवा दे दो। तो उन दिनों जो भी गुरुजी के पास जाता सेवा बदलने के लिए 2-3 दिन में सेवा बदल देते। तो और ज़्यादा मैंने कुछ बोला नहीं कि ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो गुरुजी मेरे पास देखते हैं तो बोलते हैं खबरदार, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़े रहेगी, हाथ में तलवार लिए, क्या तुम उनके सामने खड़े रहने के लिए तैयार हो? तो मैं तो घबरा गया कि सेवा बदलने की बात की थी, ये दुनिया तलवार कहाँ से आ गई। तो फिर मन में ये भी सोचा कि ठीक है, सेवा नहीं बदलना है तो मत बदलिए, लेकिन ऐसा लॉजिक तो मत लाइए ना, दुनिया तलवार का लॉजिक। हाँ, फिर मन में एक विचार आया कि शायद गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे कि सच में मुझे सेवा बदलना है कि मैं ऊपर से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैं थोड़ा असमंजस में आ गया कि मैं गुरुजी जो बोल रहे हैं वो बात मानूं या फिर से एक बार बोलूं कि नहीं गुरुजी मेरी सेवा बदल दीजिए। तो वो सिचुएशन में, स्थिति में मैं मेरे सर को झुका लिया। पता नहीं 5-10 सेकंड हुए होंगे, 15 सेकंड हुए होंगे। जब मैंने सर उठाया तो गुरुजी ऐसा मेरे चेहरे के सामने थे, ऐसे खड़े, और मेरे आंखों में आँख डाल कर देखते और बोलते हैं अगर मैं तेरे साथ हूँ तो तू हार कैसे सकता है। तो बात तो समझ में नहीं आई गुरुजी क्या बोले, लेकिन एक बात पक्की थी कि मेरी सेवा नहीं बदल रही है ना। तो वो जो बोले वो मानकर मैं चला गया। तो गुरुजी ने तो इतना सारा ज्ञान दिया, अलग अलग कोर्सेज में भी, सत्संग में भी इतना, लेकिन ये एक लाइन हमेशा मेरे लिए, वो हमेशा खड़ी हो जाती है मेरे लिए कि जीवन में कोई भी परेशानी हो, हाँ, वो फैमिली से जुड़ी हुई हो या पर्सनल जुड़ी हुई हो, या कभी कभी कोर्स सिखाने जाते हैं यहाँ वहाँ, उधर के लोकल सिचुएशंस होते हैं, सब कुछ होता है। तो बार बार यही लाइन बाद में ध्यान में आता है कि गुरुजी मेरे साथ है तो मैं हार नहीं सकता। जीतना कैसे है पता नहीं, लेकिन ये बात पक्की कि हारूंगा नहीं। क्या बात है। तो किस टाइप से गुरुदेव से इंटरेक्शन होता था? नाइट टाइम आल्सो, यू वर यंग सो यू वर हाँ, वो टाइम पे रात को भी जाके बैठते थे, फिर हंसी मजाक करते थे, कभी सत्संग करते थे, कभी फिल्मी संगीत होता था, कभी यहाँ वहाँ की बातें होती थी। तो ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता था, कभी कुछ मस्ती भी होती थी।
एक बार हम गुरुजी के साथ बैठे थे रात को 1 बजे ओल्ड शक्ति कुटीर में, तो 1 बजे तक कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ की बातें चलती थी। फिर गुरुजी अपने सब लेटर्स वगैरह पढ़ते थे, हमारे से पढ़ाते थे कि तुम पढ़ो, मैं कुछ जिस दो, फिर सबका एक एक का रिप्लाई देते थे, हम फिर वो लिख के भेज देते थे, या ईमेल्स हो या जो भी है। तो ऐसे ही करते करते रात को 1-1:30 बज गए, 1:30 बज गए, तो फिर गुरुजी बोले जाके सो जाओ। तो एक एक करके हम निकल रहे थे, तो मैं नीचे आया, तो फिर वो भी चुड़ैली के पीछे से वो ढोल बजाने की आवाज़ आई, और उन दिनों में वो ढोल बजाने की आवाज़ नहीं, उधर हाथी आए। तो मैं वापस भाग के आया गुरुजी को बोलने के लिए कि गुरुजी हाथी आया है उधर। तो मैं जाके बोला गुरुजी को कि गुरुजी हाथी आए। तो बोले चलो चलते हैं हाथी देखने के लिए। अच्छा। तो अभी ठीक है चलते हैं। हम 10-12 लोग थे, तो 10-12 लोग के लिए तो एक ही गाड़ी, कार तो एक ही थी 4 लोग की, तो उससे बड़ी गाड़ी थी टेम्पो ट्रैवलर। लेकिन अपना जो ड्राइवर था टेम्पो ट्रैवलर का, वो बाहर रहता था, तो अभी गाड़ी कौन चलाएगा। तो मैं बोला मैं चलाता हूँ। तो टेम्पो ट्रैवलर तब कभी चलाया नहीं। टेम्पो ट्रैवलर लेके हम 10-12 गए लोग। रात को 2 बजे से सुबह 3:30-4 बजे तक घूमते रहे। हाथी तो दिखा नहीं, वापस आ गए। लेकिन वो ऐसी भी मस्ती किया कि गुरुजी के साथ कि घूम रहे, देख रहे कि कहीं कहीं वो हाथी के ड्रॉपिंग भी दिखे, तो शायद इस तरफ गया होगा, इधर गया होगा। टेम्पो ट्रैवलर से तो बाहर निकले नहीं, लेकिन वो सब ट्रैक कर रहे थे कि कहाँ गए होंगे। So it was nice times. हाँ, नाइस टाइम। तो कभी कभी ये पूनम की रात हो या ये है, तो फिर वो गाने भी होते हैं, चौधरी का चांद और ऐसा ऐसा, चांद सा रोशन चेहरा, तो ये सब करते थे। IIT से आते थे तो इधर भी ऐसा गुरुजी कभी कभी इस एरिया में, तो पहाड़ था लेकिन आते थे वॉक के लिए, तो पीछे पीछे हम चलते थे, गुरुजी को के लिए गाना गाते थे, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, ऐसे ऐसे मस्ती भी करते थे। या फिर आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो गुरुजी भी वो सब मस्ती करने का मौका भी देते थे। सो ये सब जब आप कर रहे थे तो कोई ऐसा भी हुआ था कि कभी कुछ गलती हो गई और आप गुरुदेव के सामने गए? गलती किए तो पहले तो डर लगता था कि गलती हो गई, हाँ, तो छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन गुरुजी को तो पता है, सबसे पहले ही पता चलता है वो। हाँ, जब सब ठीक चल रहा है तो शायद उनको पता नहीं है, लेकिन गलती हो गई तो सबसे पहले उनको पता। तो डांट तो खाते थे, लेकिन उसके बाद तो एक मन में ये हुआ कि गलती हो तो सबसे पहले गुरुजी को बताओ, कि वो गलती से निकलने वाले वो पहले हैं। उसी से जुड़ी एक कहानी थी कि फिर गुरुजी ने विशालाक्षी मंडप बनाया, फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। तो एक बार मैं ऐसे ही टीवी दिखा था, तो एक टीवी में ऐसा दिखा रहे थे कि एक आश्रम में फाइनेंस को लेके कुछ गड़बड़ हो गया। तो अचानक मेरे मन में आया कि मैं भी तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करता हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए तो रिफ्लेक्ट तो, अगर मीडिया में आ जाए तो रिफ्लेक्ट तो गुरुजी और गुरुजी के आश्रम के बारे में होगा, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में होगा। मेरे बारे में तो कोई बात नहीं करेगा कि इसने गलती की। तो मन में थोड़ी सी बेचैनी हुई कि ये क्या है। तो 2-3 रात में सोया नहीं, गुरुजी थे नहीं। 4-5 दिन के बाद जब गुरुजी आए तो गुरुजी को मैंने SMS किया कि गुरुजी मेरे को आपसे बात करना है। 1-2 दिन के बाद गुरुजी बुलाए, बोला क्या है। तो मैंने बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे ये टीवी देख के यही हो रहा है कि अगर मेरे से गलती हो जाए तो वो तो रिफ्लेक्ट आप पे होगा, और वो मेरे को अंदर पीस नहीं दे रहा है कि। तो गुरुजी मेरे पास देखते और बोलते कि तू गलती करेगा तो खड्डे में गिरेगा ना। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो फिर मेरे पास देखकर बोलते जानबूझकर गलती कर। तो मैं तो थोड़ा टाइट हो गया, ये क्या जानबूझ के गलती कर। और फिर से बोलते जानबूझकर गलती कर, और जानबूझकर गलती करके जानबूझकर खड्डे में गिर। तो मैं और टाइट हो गया कि ये तो गुरु तो नहीं गिराने के लिए है, ये तो गिरने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं ऐसा देखने लगा। तो फिर बोलते जानबूझकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर, और जानबूझ के दुनिया के सबसे बड़े खड्डे में गिर। फिर मैं ऐसा देखता रहा कि ये क्या हो गया, गुरुजी कहाँ बात को कहाँ घुमा दी। फिर मेरे पास देखकर बोलते हैं लेकिन तू चिंता नहीं करना, मैं तेरे को वहाँ से भी उठाने वाला हूँ। तो एक मन में केयरफ्री हो गया कि ठीक है गलती तो होती है, वो उठाने वाला है, उठाने वाले हैं, और वो उठाते हैं। कभी कभी ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो कंसर्न नहीं है, लेकिन वो अपनी तरीके से उठाते ही है। Then I think when the blessing course got introduced, you were the first one to teach the course. How all that happened? ब्लेसिंग कोर्स ऑल्सो इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द ब्लूज। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। मैं कोई कोर्स भी नहीं था ऐसे शायद? हाँ, ऐसा कोई कोर्स भी नहीं था। तो पहले सिर्फ कुछ सेशंस हुए, इट वॉज नॉट अ फुल कोर्स। तो वो सेशन भी मेरे को, मैं उन दिनों में आयुर्वेदा में काम करता था। तो मेरा रूम षणमुगा में था, गुरुजी ओल्ड शक्ति कुटीर में रहते थे। तो रोज़ सुबह ऑफिस जाने के पहले गुरुजी के दर्शन लेके फिर मैं ऑफिस जाता था। तो उस दिन भी मैं दर्शन लेने गया, तो गुरुजी और ब्रह्मतेज जी कुछ बात कर रहे थे। तो अचानक मेरे को बोलते तू क्या कर रहा है। बोला गुरुजी ऑफिस जाने वाला है। वैसे तो कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है ना। बोला नहीं। तो बोले ये ऐसा प्रोसेस कराना है, तुम जाओ वो प्रोसेस कराओ। ब्रह्मतेज जी वो लोगों को भेजेंगे इंटरनेशनल कोर्स में से, तो इंटरनेशनल कोर्स सिखा रहे थे। मैं ठीक है। तो वो 1-2 सेशन कराया, फिर 2-3 आश्रमाइट्स के लिए कराया। तो ये जनवरी का टाइम था, और फिर अप्रैल में गुरुजी ने डिक्लेयर किया कि 7 दिन का एक स्पेशल एडवांस कोर्स करेंगे। तो कोर्स हुआ। फिर मेरे को 4-5 दिन पहले ही मैसेज मिल गया था
कि वो कोर्स मेरे को सिखाना है। तो मैंने एडवांस कोर्स जैसा शुरू किया, तो एक दिन पूरा दिन सिखाया कोर्स। फिर गुरुजी मेरे को देखते हुए बोलते सत्संग के टाइम, वो 7 दिन का कोर्स तू सिखा रहा है ना? मैंने हाँ गुरुजी। क्या सिखा रहा है? मैं बोले एडवांस कोर्स में जो पहले दिन कराते कंप्लेनिंग, गेजिंग का, वो जो भी है कंप्लेनिंग, पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी। अरे उनको वो नहीं सिखाना, 4 एडवांस कोर्स करने के बाद तो उनको सब पता है, उनको कुछ अलग सिखाना है। तो हर सेशन के पहले तू आना, मैं तेरे को बताऊँगा क्या करना है। तो फिर नेक्स्ट डे गया, वो सेशन कराया, यानी गुरुजी के पास गया पूछने के लिए। तो गुरुजी 1-2 मिनट में मेरे को बताया कि ये करा दो, तो बस इतना ही कराना है। हाँ तुम जाओ कराओ। तो 1-2 मिनट की बात की है, 3 घंटे का सेशन है। कैसे करना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आता था इधर, अपने आप सेशन हो जाता था, वापस जाता था, गुरुजी का एक्सपीरियंस पता, और लोगों को बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते थे। फिर नेक्स्ट सेशन का ऐसे ही 1 या 2 मिनट में गुरुजी बताएंगे क्या करना है, उससे पूरा सेशन हो जाता था। तो मेरे को लग रहा था कि कोर्स कैसे हो रहा है। फिर लास्ट डे पे लगभग 175 लोग थे कोर्स में। तो 175 में से 160 के ऊपर ही लोगों ने बताया कि वो कोर्स हमने किया ना, आप जो करा रहे थे, तो हमने आपको तो कोर्स में देखा ही नहीं। तो मैंने बोला क्या? तो एक आदमी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर, गुरुजी बोले तो सबसे एक व्यक्ति से एक्सपीरियंस शेयर करना। तो एक आदमी यही बोल रहा था कि हम आपको देखते थे कि वो आप विशालाक्षी मंडप के स्टेज पे जा रहे हो, लेकिन उसके बाद हम गुरुजी को देखते थे, आपको नहीं देखते थे। तो जो मेडिटेशन आपने करा वो भी गुरुजी की आवाज़ हमारे को सुनाई देती थी, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। अच्छा। और वो सेशन होने के बाद जब आप स्टेज से नीचे उतरते ना, फिर उसके बाद हम आपको देखते थे। तो मैं फिर वही सोचा कि वो 1-2 मिनट का भी इंस्ट्रक्शन मेरे को इसीलिए दिया कि मेरी तसल्ली के लिए कि मैं कुछ लेके जा रहा हूँ उधर। कराने वाले तो वही थे, सब कुछ करने वाले भी वही थे। तो बस वो इधर, बस मैं वो कॉन्फिडेंस से जाऊँ कि मुझे पता है क्या करना है। लेकिन वो पूरा 7 दिन उन्होंने ही किया, फिर धीरे-धीरे डेवलप हुआ। सम ट्रैवल एक्सपीरियंस और सम टाइम यू स्पेंट विद हिम? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल भी एक स्टोरी है। 98 में गुरुजी का बर्थडे हमने यहाँ मनाया। तो आश्रम की कैपेसिटी है उन दिनों 200-250 लोगों की थी और 2000 लोग आए थे। तो बहुत मैनेजमेंट में डिफ़िकल्टी हुई। तो 1999 में फरवरी महीने में गुरुजी शक्ति कुटीर में बैठे थे, सब सीनियर टीचर्स सब बैठे थे, स्वामी सौदेवता, ब्रह्मतीर्थ जी, ऋषि नित्य प्रज्ञा और 1-2 टीचर्स थे। तो गुरुजी खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे यही बात कर रहे थे कि बर्थडे कहाँ मनाना चाहिए। तो सब अपना अपना आइडिया दे रहे थे। कोई बोला था अहमदाबाद में करेंगे, कोई बोले बैंगलोर शहर में करेंगे, कोई बोला था आश्रम में। तो गुरुजी बोले आश्रम में नहीं करना है, क्योंकि आश्रम में फिर वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो सब ऐसा डिस्कशन चल रहा था और मैं गुरुजी को फूड सर्व कर रहा था वो टाइम पे। तो फूड सर्व करते करते मैंने बहुत जोकिंगली मैंने बोला कि गुरुजी हम लोग सब डिस्कस करते हैं कहाँ करना है, लेकिन हम लोग, मैंने ऐसा नहीं बोला कि हम दोनों, मैंने बोला हम लोग कहीं और चलते हैं। अच्छा। तो बट मेरा बोलने का मतलब यही था कि हम दोनों कहीं और चलते हैं, बाकी सबको डिस्कस करने दो, हम लोग कहीं और चलते हैं। तो गुरुजी कुछ बोले नहीं, सुने नहीं मुझे। फिर 4-5 दिन के बाद, उन दिनों मार्च महीने में गुरुजी ऋषिकेश होते थे, तो ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश जाने के बाद 10 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आया, मेरे को पूछते तुम्हारा पासपोर्ट है क्या? मैंने जी गुरुजी। तो मंगा लो। मैंने पासपोर्ट मंगाया। फिर 4-5 दिन के बाद फिर पूछते हैं कि तुमने पासपोर्ट दे दिया क्या वीज़ा बनाने के लिए? तो बोला मुझे कुछ पता नहीं गुरुजी क्या। बोले नहीं तुम मेरे साथ चल रहे हो, सिंगापुर वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह सब जाएंगे। तो फिर जब मेरे को टूर प्रोग्राम पता चला तो गुरुजी 7 मई को जाने वाले थे और 19 मई को वापस आने वाले थे। तो मैं तो बहुत खुश था, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, सब वीज़ा वगैरह लगाया। फिर पहले 3 दिन सिंगापुर में थे, फिर बाली गए और इंडोनेशिया जकार्ता में अपने बहुत सारे डिवोटीज थे जो बोले कि 13 मई के दिन वो जकार्ता से बाली आएंगे। तो गुरुजी बोले नहीं 13 शाम को तो मैं जकार्ता ही आ रहा हूँ, तो जकार्ता से कोई आएगा नहीं, सबको मना कर दिया, कोई भी नहीं आएगा। तो सुबह का टाइम था, वो सबने विश वगैरह किया, फिर सब अपने अपने जगह पे चले गए। गुरुजी और मैं उनके रूम में रह गए, वो होटल था। तो अचानक खबर मिली कि वो जकार्ता से 50 लोग आ गए। तो गुरुजी ने बोला कि अभी नहीं मिलूंगा, लेकिन सब अपना अपना वो स्टीम रोल करके गुरुजी कुटीर में मिलने आ गए, रूम में मिलने आ गए। फिर गुरुजी सबको मिले, सबको भेज दिया, उसमें आधा घंटा 45 मिनट चला गया। फिर सब होने के बाद फिर गुरुजी मेरे को देखते और बोलते कि मैंने तो उनको मना किया था, ये कहाँ से आ गए पता नहीं। और बहुत अपोलोजेटिक टोन था कि वो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे ऐसा लग रहा था। तो मेरे को मन में हुआ कि गुरुजी क्या एक्सप्लेनेशन क्या देना, और वो भी मेरे को क्या एक्सप्लेनेशन देना, मैंने तो कुछ ये किया नहीं। तो गुरुजी बोले नहीं मैंने तो प्लान ऐसा ही किया था, हम 2 ही रहेंगे। तो भी मेरे को लग रहा है कि गुरुजी ऐसा क्या बात कर रहे हैं। तो ये सब हुआ, फिर हम जकार्ता गए, ट्रिप कंप्लीट हुआ। मेरे मन में बार बार वही चल रहा था कि ये गुरुजी वो इतने अपोलॉजिक टोन में क्यों मेरे को बोल रहे थे। फिर 1-2 महीने के बाद ध्यान में आया कि वो खाना खाने के टाइम में मैंने तो वो मजाक में बोला था ना गुरुजी को, हम दोनों ही रहेंगे, हाँ हम लोग कहीं जाएंगे, तो वो हम दोनों की बात कर रहे थे। तो उसमें भी गुरुजी ने पकड़ लिया कि हम दोनों हैं, एंड वो फुलफिल किया। वो उन्होंने जो मजाक में कुछ बोला है हाँ उसको भी पकड़ के उन्होंने सच में वो बर्थडे के टाइम एक टाइम ऐसा रखा कि हम दोनों ही साथ में थे।
बताता हूँ कि प्रशांत जी, वो, YLTP का जो शुरुआत हुआ वो भी आपने देखा होगा? नहीं मैंने नहीं देखा, मेरे आने के पहले YLTP एक हो चुका था। अच्छा, तो किस तरह से वो शुरू? गुरुजी का यही था, जब अपना आश्रम यहाँ शुरू किया तो जब भी आसपास के गांव में देखते तो वो युवक के मन में यही था कि उनको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए तो लाइफ सेटल हो जाए, और कोई व्यवसाय या व्यापार वगैरह ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। तो गुरुजी के मन में यही था कि गवर्नमेंट का जॉब 2-3 लोगों के लिए होता है, 2000 उसके पीछे होता है, तो ये तो कभी अपने लाइफ में कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। तो उनका सोचना यही था कि स्पिरिचुअलिटी से उनका मन बदल सकता है। तो उन्होंने 7 दिन का एक प्रोग्राम रखा, आसपास के युवकों को बुलाया। तो उनका हेतु यही था कि उनको कुछ ट्रेनिंग देके सब करके, तो पहले दिन वो जब सेक्रेटरी को बुलाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के, तो ये लोगों को इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। गांव के लोगों, इनको तो यही बोल के बुलाया था कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो आप आओ इधर। फिर वो लोग चले गए। फिर गुरुजी ने तो प्लान यही किया था कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनको हम देंगे। तो बहुत सारे लोग सिर्फ वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए आते थे। और फिर कुछ लोग वो 1-2 दिन में वो बात सुनने लगे, समझने लगे क्या है। तो धीरे धीरे वो ग्रुप बढ़ता गया, 50-60 लोगों का ग्रुप हो गया। तो फिर उन्होंने अपना अपना व्यवसाय व्यापार शुरू किया। तो गुरुजी बोले कि काफ़ी लोग अभी भी अपनी दुकान वगैरह सब चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट के जॉब के पीछे होता है। आज उन्होंने इतना अपना सब बना लिया। तो दैट वाज द फर्स्ट YLTP which happened much before I came. I think वो 89-90 में हुआ YLTP। फिर उसके बाद 7-8 साल नहीं हुआ। फिर ब्रह्मतीर्थ जी का एक आइडिया था कि 100 लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऑफ इंडिया से लेके आए, उनको 2 महीने यहाँ रखेंगे, उनको अच्छा सा ओरिएंटेशन करेंगे और फिर उनको गांव की सेवा करने के लिए भेजेंगे। तो दैट वाज द सेकंड YLTP which happened। तो फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर वो 2 महीने का, 1 महीना हुआ, 1 महीने का, 3 हफ्ते हुआ, अभी 8 दिन का YLTP हो गया। सो जस्ट जी, कुछ क्वेश्चन है जो हम हर हमारे गेस्ट से पूछते हैं। व्हाट इज गुरुदेव फॉर यू? लाइफ, द होल लाइफ। हमारे सारे वॉलंटियर्स और टीचर्स को व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? क्या आप उनको बताना चाहोगे अपने अनुभव से? खुश रहो बस। वो भगवत गीता में मैं वो आखिरी वो गीता सार जब पढ़ता था तो आखिरी लाइन वही होती थी कि जो उसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। तो वही गुरु का सहारा है। अगर गुरु के सहारे को सच में पहचानेंगे तो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहेंगे। वाह। अगर गुरुदेव आपके सामने हो अभी, वैसे तो कई बार होते ही है एवरी डे, पर अगर अभी आपके सामने हो और अगर आपको आपका ग्रेटफुलनेस उनको अभी व्यक्त करना हो तो आप किन शब्दों में करेंगे? मौन में करना। किस तरह से करोगे? बस वो नज़रों नज़रों में हो जाता है। वेरी नाइस। थैंक यू प्रशांत जी फॉर शेयरिंग सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस विद अस। हमें भी लगा कि हम भी उस समय में गए जब VM बन रहा था, जब आश्रम इतना था नहीं। आपके साथ हमारा भी गुरुदेव के साथ जर्नी हुआ, गुरुदेव ने किस तरह से सारी चीज़ों को देखते हैं वो हमें पता चला। आपके इस जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप भी देखते रहिएगा योर ग्रे स्टोरी, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि गुरुदेव के बारे में जाने उन लोगों से जिन्होंने गुरुदेव के साथ काफ़ी समय बिताया है। जय गुरुदेव प्रसाद। जय गुरुदेव। Lanjut lagi.